ठीक है, क्वेश्चन क्या है वो आपको मालूम है। उसने कहा क्वांटिटी ऑफ 0.2 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना, और बाकी की इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको कि भाई ऐसा ऐसा होगा। तो आप मुझे बस बता दो कि भाई हमें क्या करना चाहिए या आपको एक्सप्लेन करना है। फटाफट से सॉल्व कर दो। ठीक है, आपको बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीन है, जिसमें कार्बन का परसेंटेज दे रखा है और मुझसे पूछा गया, मतलब दिया क्या, हमें कैलकुलेट ही करना है वो भी, और हमसे पूछा जो गया वो आपको मालूम है। मैंने कहा देखो, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ये है कि भाई हमारे पास में जो भी 0.2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके कंबशन से 0.147 ग्राम CO2 मिल रहा है और 0.12 ग्राम जो मैंने कहा H2O फॉर्म हो रहा है। ये इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड की गई है इस पर। कोई नहीं, एक बार हम थोड़ा सा CO2 पे गौर कर लेते हैं। तो मैंने कहा अगर मैं CO2 की बात करूं तो आप ये कह सकते हैं भाई CO2 का मोल कितना आ जाएगा, भाई ये तो बताया जा सकता है। तो मैंने कहा मोल ऑफ CO2 कितना आ जाएगा, भाई उसका वेट 0.147 है अपॉन मोलर वेट। ये मुझे मोल ऑफ CO2 मिल गया। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता है कि जो हमारे पास में मोल ऑफ CO2 है वही मेरे पास में मोल ऑफ कार्बन भी हो जाएगा? भाई आई थिंक इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि भाई जाहिर सी बात है CO2 एक मोल में एक मोल कार्बन होता है। तो मैंने कहा यही मेरे लिए मोल ऑफ कार्बन हो गया। अगर ये मोल ऑफ कार्बन है तो क्या मैं कार्बन का वेट पता कर लूंगा? बिल्कुल पता कर लूंगा भाई। कार्बन का वेट कितना आ जाएगा, भाई उसके एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने कहा कार्बन का वेट जो हमारे पास में कितना है, ये आ गया। ये आपके पास में वेट ऑफ कार्बन आ गया कि भाई सैंपल में कार्बन का वेट इतना रहा होगा। तो क्या मैं परसेंट वेट ऑफ कार्बन नहीं बता सकता? बिल्कुल बता दूंगा भाई। परसेंट वेट ऑफ कार्बन के लिए क्या करूंगा, जो भी कार्बन का वेट है उसे मैं, ठीक है, जो भी सैंपल है उसके वेट से डिवाइड कर दूंगा और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने वही काम किया कि भाई कार्बन का वेट जो था वो आपको मालूम ही है। मैंने उसे सैंपल जो हमने ले रखा था 0.2 ग्राम था, तो उसके वेट से डिवाइड कर दिया और आप देख रहे हैं कि 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप इसे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू 20.04% आएगी। ठीक है, आप सॉल्व खुद कर लेना, मैंने बता दिया। चलो, सिमिलर कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे और हाइड्रोजन के लिए सॉल्व करेंगे। तो मैंने कहा अगर मैं मोल ऑफ H2O कैलकुलेट करूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई H2O का मोल कितना होगा। तो पानी का अमाउंट आपको मालूम है कितना है, 0.12 ग्राम है। तो मैंने कहा मोल ऑफ H2O कितना आ जाएगा, भाई वेट अपॉन मोलर वेट, ये आ गया। मैंने कहा अगर मैं यहाँ से मोल ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करता तो आप बिल्कुल कह सकते हैं भाई मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना आ जाता, जो भी ये है उसका डबल हो जाता। भाई ये तो आप समझ रहे हो क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन है। अगर मैंने कहा मैं वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट करता तो उसके एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करता जो कि 1 है। तो मैंने कहा वो वैल्यू सेम रह जाती, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। आपको जब हाइड्रोजन का वेट मालूम है तो उसका आप परसेंट वेट बता सकते हैं। तो परसेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, तो मैंने कहा जो भी हमारे पास में हाइड्रोजन का वेट है 0.12/18 इंटू 2, उसे हम सैंपल के वेट से डिवाइड करेंगे जो कि हमारे पास में 0.2 ग्राम है और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है अगर आप इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू 6.66% आ जाएगी। तो अब आप देखो, आपको ऑक्सीजन मतलब कार्बन का परसेंटेज मालूम है कितना है उस सैंपल में, हाइड्रोजन का परसेंटेज मालूम है कितना है उस सैंपल में, और मुझसे कहा गया कि आप ऑक्सीजन का परसेंटेज बता दो। तो मुझे नहीं लगता है कि अब कोई प्रॉब्लम होगी। भाई मुझे अगर परसेंट ऑफ ऑक्सीजन बताना होगा तो ठीक है, मैं 100 में से जो भी कार्बन का परसेंटेज है और जो मैंने कहा हाइड्रोजन का परसेंटेज है दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। भाई यही काम तो करने के लिए बोला जाएगा मुझे।
और मैंने कहा अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ऑलमोस्ट 73.29% इस तरह की वैल्यू को कंटेन करेगा। ठीक है भाई, तो हमने कह दिया भाई जो भी ऑक्सीजन है उसका परसेंटेज कितना होगा, 73.29%। तो हालांकि आप देखो ऐसा नहीं कि उसमें केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा यूज है, केमिस्ट्री का यूज इतना ज़्यादा नहीं है, उससे ज़्यादा तो सिंपल मैथमेटिक्स का यूज है कि भाई हमने CO2 का मोल कैलकुलेट किया, वहाँ से हमें कार्बन का मोल पता चल गया। जब हमें कार्बन का मोल पता चल गया तो उसके बेसिस पर फिर मैंने कहा हमें और भी कुछ कहानी है जो पता चल गई, है ना। तो ऐसे मतलब हमें कहीं ना कहीं पे हमने देखा कि भाई हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें कहीं ना कहीं से पता चल रही थी, और अल्टीमेटली हमें जब हाइड्रोजन कार्बन का वेट परसेंटेज मिल गया तो उससे हम ऑक्सीजन का तो बता ही देंगे। हाँ भाई, चलो फटाफट से एक छोटा सा क्वेश्चन और सॉल्व करो, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग। निहायत ही आसान क्वेश्चन पूछा आपसे। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन 66% अमोनियम सल्फेट इज। फटाफट से बताओ भाई। तो आप सिंपल अपनी कैलकुलेशन कर लो, जो करते आए हो वो कर लो। हमने अब तक जो जैसा पढ़ा वैसे ही करो, कोई चेंज मत करो आप। तो मैंने कहा अगर आप सिंपल वही कैलकुलेशन करोगे जो अब तक आपने की है, तो आप ये कह सकते हो भाई हमारे पास में हम अगर वेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करेंगे तो उसका तरीका क्या था हमारे लिए। तो मैंने कहा मैं ये कह सकता हूँ कि भाई परसेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन अगर मैंने कैलकुलेट किया तो यह आ जाएगा भाई एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन जो कि 14 है। दो नाइट्रोजन है इसीलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाई मोलर वेट। आप इसका मोलर वेट कैलकुलेट कर लो, 132 आ जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज के लिए। मुझे जहाँ तक लगता है अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो है वो 21.21% आएगी। क्या ये बात ठीक है? ये आ गया भाई आपका। ये आंसर तो तब एक्सेप्टेबल होता जब ये सैंपल 100% प्योर होता, तो मैं ये कह देता कि भाई हमारे पास में जो भी नाइट्रोजन है उसका वेट परसेंटेज ये हो जाएगा। लेकिन सैंपल 100% प्योर तो है नहीं, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर ऐसा है तो ठीक है भाई, सिंपल सी बात है कि जो 100% अगर प्योर सैंपल होता तो 100% प्योर अमोनियम जो हमारे पास सल्फेट है, 100% प्योर सैंपल में जो नाइट्रोजन का वेट परसेंटेज आता वो कितना होता, 21.2% होता। लेकिन हमारे पास सैंपल है कितना, सिर्फ 66% प्योर है। तो क्या मैं यूनिटी मेथड नहीं लगा सकता हूँ कि भाई 66% में कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 66 इंटू 21.21 अपॉन 100। और मुझे जहाँ तक लगता है अगर आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 14% आ जाएगी। तो ठीक है, हमने कह दिया भाई हमारे पास में जो भी आंसर है वो 14% हो जाएगा। ओके, चलिए तो हमने ठीक है दोनों बातें मतलब लास्ट टाइम पे पढ़ ली थी, इस तरह की चीज़ों को देख लिया था। चलिए मैंने कहा ठीक है, हमें ये जब कहानियाँ मालूम है ही हैं तो फिर हम अपना आगे वाला मैंने कहा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो भी हमारे पास में ठीक है और जो कहानी है मैंने कहा उसे समझने की कोशिश की जाएगी भाई, उसमें हमारे लिए क्या रहेगा, किस तरह का रहेगा वो हम एक बार देख लेते हैं। चलिए मैंने कहा तो हमारा जो अगला टॉपिक है इम्पेरिकल फार्मूला। छोटा सा टॉपिक है और इंडिपेंडेंट टॉपिक है, किसी से कोई लेना देना भी नहीं है ना। तो यहीं पे एक बार ख़त्म कर देते हैं, इसे निपटा लेते हैं। देखो मैं अगर इम्पेरिकल फार्मूला की बात करूं तो आप सभी जानते हैं कि जो इम्पेरिकल फार्मूला है इट प्रोवाइड्स रिलेटिव
नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है ना, ये ऐसी बात है जो सभी को मालूम है कि भाई ये रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स के लिए मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है, जो मिनिमम इंटीजर नंबर लिख सकते हैं। और हमें ये भी मालूम है कि जैसे मैं आपसे कहता भाई ग्लूकोज है, मेरा आपसे कहना होता है कि भाई ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो C6H12O6 है, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा। तो मैंने कहा भाई इसमें तो एक रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स बताने होते हैं और सिंपल मिनिमम में बताने हैं। तो आप सभी जानते हैं भाई इस पूरे को मैं अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसी का एम्पेरिकल फार्मूला क्या CH2O होता है। तो मुझे लगता है इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, ये एक ऐसी आसान सी बात है जो आप आराम से कर सकते हो। जैसे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सभी जानते हैं CH3COOH होता है। तो क्या आप मुझे बताओगे उसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा? फटाफट से बता दो भाई, उसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा? बोलो, कहाँ सो गए क्या सब लोग जाके? CH2O होगा भाई। इसमें आप डायरेक्टली नहीं देख पा रहे होगे, लेकिन मैं अगर इसे ऐसे करके लिख दूं तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। अब आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो मैंने कहा उसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा? CH2O होगा। तो खैर, 2 कंपाउंड के एम्पेरिकल फार्मूला सेम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला आप जानते हैं सेम नहीं होते हैं। तो मैंने कहा जो भी एम्पेरिकल फार्मूला है वो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा और उसके बेसिस पर जो हम क्या एम्पेरिकल फार्मूला लिखते रहेंगे। जैसे मेरा आपसे बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन ये है कि द नंबर ऑफ एटम्स या द नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम्स कह देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। मोल ऑफ एटम्स of A and B in a compound are 1 and 3, then find empirical formula। अब तो इससे आसान क्वेश्चन आपको अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा भाई। आपको डायरेक्टली उसने कह दिया कि भाई रिलेटिवली ए का 1 एटम और बी का 3 एटम है, तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा। तो ठीक है भाई, सिंपल सी बात है भाई, मुझे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स तो चाहिए थे और वो मुझे दे रखे, मतलब मुझे तो इवन कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत तक नहीं है। तो मैंने कह दिया कि भाई हमारे पास में एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, AB3 आ जाएगा। तो अगर मुझे कभी नंबर ऑफ एटम्स दे दिए जाएं तो क्या मैं ये काम आराम से बखूबी कर पाऊंगा? जैसे मैं आपसे कहता भाई ए का 1 नंबर और बी का 0.33 है, तो मुझे बताओ एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा। ठीक है, बता देंगे। तो जैसे मुझे 0.33 दे रखा है भाई, आप सभी जानते हैं कि मैं 0.33 को 1/3 लिख सकता हूँ। अब मुझे नहीं लगता है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला बताने में कोई दिक्कत आएगी भाई। ए का 1 नंबर और बी का 1/3 नंबर, मुझे मालूम है भाई एक सिंपल इंटीजर वैल्यू चाहिए और मिनिमम वाली भी चाहिए। तो मैं इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और मैंने कहा अगर मैंने इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो आप ही कह सकते हैं भाई हमारे लिए क्या आ जाएगा, कि भाई हमारे लिए आंसर A3B हो जाएगा। ठीक है ना। तो आदिल भाई, लैगिंग की प्रॉब्लम जो वो आपकी तरफ होगी, आपकी नेट की प्रॉब्लम होगी। मेरी तरफ से मामला एकदम मस्त चल रहा है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहता कि भाई हमारे पास में रिलेटिवली कुछ इस तरह की काउंटिंग है, तो मुझे बताओ कि भाई हमारे लिए एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा। A3B4C5। ठीक है, चेक कर लेते हैं। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात तो कुछ है नहीं हमारे लिए भाई। मुझे मालूम है मैं 1.33 को 4/3 लिख सकता हूँ।
और 1.66 को 5/3 लिख सकता हूँ, ठीक है ना, ये काम कर सकता हूँ मैं। अभी बेटा जस्ट स्टार्ट ही किया है, 3-4 क्वेश्चन कराए बस खाली। तो आप ही कह सकते हैं भाई हमारे पास में ए का 1 नंबर है, बी का 4/3 और सी का 5/3 है। भाई मुझे तो एक सिंपल इंटीजर चाहिए, तो पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो मैंने कहा अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, A3 B4 C5 आ जाएगा। तो खैर अगर मैंने कहा मुझे इस टाइप का डेटा दे दिया जाएगा तो मैं बड़ा आराम से बता पाऊंगा कि भाई हमारे पास में आंसर ये रहेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत ऐसे क्वेश्चंस में आपको फेस करनी पड़ेगी। चलो अगला एक और क्वेश्चन लिखो। इन एन ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम the number of chromium and oxygen atoms are 4.8 into 10 की पावर 22 and 9.6 into 10 की पावर 22, then find empirical formula। ठीक है, नहायत ही आसान क्वेश्चन है। भाई मुझे क्रोमियम की बात की है और उसने ऑक्सीजन के एटम की बात की है और मुझसे पूछ लिया कि बताओ भाई क्या होगा, CrO2। ठीक है ना, देख ले। देखो मुझे मालूम है भाई, मुझे तो सिंपल इन एटम्स के मोल का रेशियो चाहिए। मैं मोल का रेशियो कैलकुलेट करके डायरेक्टली एटम का बात तो वही आएगी, अवोगाड्रो नंबर तो कैंसिल ही हो जाना है। तो मैंने कहा डायरेक्टली मैं क्रोमियम और ऑक्सीजन के एटम्स का ही रेशियो चेक कर लूँ। तो क्रोमियम का एटम ये हमारे पास में और ऑक्सीजन का एटम मेरे पास में ये है। आप जानते हैं भाई ये तो चला ही जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अगर ऐसा है तो आप कह सकते हैं भाई यहाँ से मेरे पास में क्या होगा, एक क्रोमियम और 2 ऑक्सीजन। तो मैंने कहा फॉर्मूला मैं सिंपल लिख सकता हूँ, CrO2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। द रेशियो बाय वेट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन in an organic compound is 3:1:3.5। then find empirical formula। नहीं बेटा ये लिखेंगे ना, क्रोमियम का 1 नंबर और ऑक्सीजन का 2, तो ऐसे लिखा जाएगा CrO2। तो वो उनकी बैलेंस ही थोड़े ना क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप। आंसर क्या आ रहा है इसका, CH4N। ठीक है, देख लो आपको भाई कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के लिए रेशियो दे रखा है और मुझसे कहा गया कि भाई बताओ भाई कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा। तो मैंने कहा कि बिल्कुल बता देंगे भाई, आप कहोगे तो। हमें सिंपल मालूम है कि भाई हमारे पास में भाई वेट रेशियो दिया है। भाई सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन में ये देखा जाए कि हमें दिया क्या है, वेट रेशियो दिया है, जबकि मुझे तो नंबर का रेशियो चाहिए, मोल का रेशियो चाहिए एक तरीके से। तो कोई बात नहीं है भाई, ऐसी बात है तो हम जानते हैं कि भाई हमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इनके वेट का रेशियो दे रखा है। तो कार्बन 3, हाइड्रोजन 1 और नाइट्रोजन 3.5 है। मैं एक काम करता हूँ, अगर मुझे वेट का रेशियो दे रखा है तो मैं यहाँ से मोल का रेशियो कैलकुलेट कर लूँ। तो मैंने कहा अगर मैं मोल का रेशियो कैलकुलेट करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास में वेट अपॉन एटॉमिक वेट, वेट अपॉन एटॉमिक वेट, वेट अपॉन एटॉमिक वेट। मैं इसे अगर सॉल्व करूँगा भाई ये 1/4 आ जाएगा और ये भी 1/4 आ जाएगा। तो क्यों ना इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो मैंने कहा अगर मैं इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा। अब आप देख लो भाई, अगर मैं उसका एम्पेरिकल फार्मूला लिखने की आपसे बात करूँगा तो उसमें एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन है। तो मैंने कहा उसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या आ जाएगा, CH4N आ जाएगा।
ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। तो मैंने कहा एक तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि भाई हमें सिंपल मान लो नंबर का रेशियो दे दिया जाए तो हम बता देंगे, या अगर हमें वेट का मतलब इस तरह का कोई रेशियो दिया है तो मोल रेशियो हम कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बेसिस पर हम एम्पेरिकल फॉर्मूला बता देंगे। अच्छा, आज से पहले आपने कुछ क्वेश्चन और भी सॉल्व किए होंगे। मैंने कहा कुछ क्वेश्चन कौन से आपने सॉल्व किए होंगे, मैंने कहा अगर मैं उनकी बात करूं तो आपको याद होगा आपने जो है ऐसे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रखे हैं आज से पहले, जिसमें क्या होता है हमें वेट परसेंटेज दे देता है, एटॉमिक वेट दे देता है और उसके बेसिस पे एम्पेरिकल फार्मूला पूछ लेता है। मैंने कहा ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने आज से पहले खूब सॉल्व कर रखे हैं। हालांकि वो भी ऐसा नहीं हुआ कि टफ क्वेश्चन होते हैं, वो भी बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं और हम बड़े आराम से उन्हें बता भी देते हैं। तो चलो फिर आपको मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ उस टाइप के भी, और जिम्मेदारी तो आप अपनी बखूबी निभाना जानते ही हो, ठीक है ना। जिम्मेदारी आपको मालूम है क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की मिली है। जैसे आप देखो एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा, द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, वो आपको दे रखा है। तो मैंने कहा अगर ये दे रखा है तो इस खुशी में आप मुझे इसका आंसर बता दो। ऐसे क्वेश्चंस खूब किए हैं, कोई ऐसी बात नहीं कि हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए आज से पहले। इतने बड़े तो हम हैं कि ये सब पढ़ के आए खूब अच्छे से। चलिए, कुछ लोगों का आंसर जो है वो बी आ रहा है और कुछ लोगों का आंसर सी आ रहा है, वो चेक किया जाएगा, ठीक है ना। क्या आंसर बी होगा या सी होगा, वो हम चेक कर लेंगे। अरे परेशान मत हो, मालूम है मुझे म्यूट है, ठीक है। चलो, देखो आपको मालूम है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सिंपल तरीका रह चुका है, हम खूब आराम से सॉल्व कर लेते हैं। तो मुझसे कहा गया कि भाई जो भी हमारे पास में कंपाउंड है उसमें 50% एक्स और 50% वाई है, उनके एटॉमिक वेट भी हमें दे रखे हैं कि भाई इतने हैं। तो बताओ भाई उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम जानते हैं कि 100% को लेके सॉल्व कर देते हैं।
तो मैंने कहा भाई सिंपल है कि अगर 50% एक्स है तो 50 ग्राम तो एक्स हो गया और 50 ग्राम बाई हो गया। मुझे तो भाई मोल का रेशियो तो चाहिए था, तो मैंने कहा अगर मोल का रेशियो चाहिए तो मैं मोल कैलकुलेट कर देता हूँ। तो इसका आ जाएगा 50/10, और मतलब या आप कह सकते हैं सिंपल 5, और इसका कितना आ जाएगा 50/20, मतलब 5/2 आ जाएगा। तो अब अगर मैं इसका एम्पेरिकल फार्मूला लिखूंगा तो एम्पेरिकल फार्मूला मैं नोट करूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स के 5 नंबर और बाई के 5/2 नंबर है। आप जानते हो इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो मैंने कहा 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा, या मैंने कहा मैं इस पूरे को 2 से, सॉरी 5 से डिवाइड कर दिया मैंने और बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप ये कह सकते हैं भाई हमारे पास में आंसर जो होगा वो क्या होगा, x2 बाई आ जाएगा। अब हम देख लेंगे जो भी हमें आंसर दे रखा है वही हमारे लिए फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, हमें हमारे जीवन में कोई ऐसी खास समस्या नहीं आएगी। तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होगी। जैसे मैं आपसे कहता कि भाई मेरे पास में एक्स वो है 60% है और बाई जो है वो 40% है। एटॉमिक वेट भी चलो मैं देता हूँ आपसे। मैंने कहा मेरे पास में जो एक्स है उसका एटॉमिक वेट 20 है और जो बाई है उसका एटॉमिक वेट 10 है। तो इस केस में मुझे एम्पेरिकल फार्मूला बताओ। आप मुझे क्वेश्चन व्हाट्सएप कर देना, मैं व्हाट्सएप पे सॉल्व करके भेज दूंगा आपको। x3/4, ठीक है, बिल्कुल आसान है भाई, मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी कोई दिक्कत होगी। ये तो सिंपल है, मैंने कहा एक्स और बाई है, तो मुझे मालूम है भाई एक्स 60% है तो मेरे लिए 60 ग्राम हो गया, सिंपल सी बात है। बाई 40% है तो मेरे लिए 40 ग्राम हो गया। अब मैंने कहा भाई मुझे वेट से तो काम चलेगा नहीं, चलेगा तो मोल से, तो मैं मोल कैलकुलेट कर लूँगा। तो वेट अपॉन एटॉमिक वेट यह आ जाएगा, मैंने कहा वेट अपॉन एटॉमिक वेट ये आ जाएगा। तो अब तो सिंपल है, इससे आसान क्या हो सकता है। मैंने कहा एम्पेरिकल फार्मूला मैं देखूंगा तो x के 3 मोल है और बाई के 4 मोल है, तो इसीलिए हमारे पास में जो आंसर है वो क्या होगा, x3/4 आ जाएगा। ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो अच्छा देखो, आपको याद होगा अगर मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना होता है किसी एम्पेरिकल फार्मूला से, तो उसके लिए हम एम्पेरिकल फार्मूला को एक नंबर n जिससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। और मैंने कहा हमारे पास में जो n नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है, तो मैंने कहा वो मिलता है हमारे पास में मोलर वेट अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला वेट। तो ये काम हमने बोर्ड एग्जाम में भी खूब किया था और वैसे भी हम कर चुके हैं इस काम को। तो मैंने कहा हम ये ज़रूर लिख सकते हैं कि भाई हमारे पास में जो एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो एम्पेरिकल फार्मूला इंटू एन से मिल जाता है। और मैंने कहा मुझे ये भी मालूम है कि भाई एन जो है वो क्या, मोलर वेट अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला वेट होता है। तो अगर बाई चांस मान लो मुझे साथ में एम्पेरिकल फार्मूला के साथ साथ मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो मैं बता दिया करूँगा। तो मैंने इसलिए ये बात बता दी ताकि हम एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों में ध्यान दे पाएंगे, है ना। कोई अगर सिंपल एम्पेरिकल का है तो वो बता देंगे, उससे का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बता दो तो वो भी बता देंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, अगर स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो मुझे आंसर बता दो फिर फटाफट से कि भाई आंसर क्या होगा हमारे लिए। कुछ लोगों का आंसर आना स्टार्ट हुआ है बी। ठीक है भाई, मान लेते हैं आपका आंसर सही होगा।
ए और बी दोनों सेम है, कोई नहीं एक टिक कर लो। अगर ए और बी दोनों सेम है तो किसी एक पे टिक कर देंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखो, मैंने कहा जैसे हमारे पास में अगर हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करें तो उसने कहा कैलकुलेट दी मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड विच कंटेन्स 20% कैल्शियम एंड 80% ब्रोमीन बाई वेट। तो मुझे कैल्शियम और ब्रोमीन की बात की है। कैल्शियम जो आप जानते हैं भाई 20 ग्राम और ब्रोमीन जो है वो 80 ग्राम है। भाई मुझे तो मोल बताना है, तो मैंने कहा अगर मैं मोल बताऊंगा तो यहाँ से कैल्शियम का मोल कितना आ जाएगा 20/40 मतलब 1/2 आ जाएगा। और ब्रोमीन की अगर मैं बात करूंगा तो मैं जानता हूँ भाई 80/80 उसका 1 आ जाएगा। तो मैंने कहा मैं अगर यहाँ से एम्पेरिकल फार्मूला लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, कैल्शियम का 1/2 मोल और ब्रोमीन का 1 है। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि भाई यहाँ पे तो इंटीजर ही लिखे जा सकते हैं, तो इस 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और मैंने कहा अगर 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आप ये कह सकते हैं भाई हमारे पास में क्या हो जाएगा, CaBr2। ये एम्पेरिकल फार्मूला आ गया। उसने तो मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है, तो हम पहले n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मैंने कहा n क्या था, मोलर वेट। तो मोलर वेट मैंने कहा अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो दे रखा है क्वेश्चन में कितना है, 200 है, अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला वेट जो कि इससे मिलेगा। और मैंने कहा एम्पेरिकल फार्मूला वेट भी 200 है, तो n का वैल्यू सेम हो गया। n के वैल्यू सेम होने का मतलब है कि जो हमारे पास में एम्पेरिकल फार्मूला है वही मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं भाई आंसर क्या होगा, CaBr2। ठीक है ना। ए आप टिक नहीं कर सकते हो। ये क्यों टिक नहीं कर सकते हो, क्योंकि ए जो आपको दे रखा है वो ए वाले फॉर्मूला में फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला थोड़ी टिक कर सकते हैं हम तो सिर्फ जो है वो एक इंटीजर वाला फॉर्मूला ही टिक करने की इजाज़त हमें दी गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं और देता हूँ, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम, आपके एनसीईआरटी से ले रखा है मैंने ये क्वेश्चन, आप लोगों ने सॉल्व भी किया होगा, अपने स्कूल एग्ज़ाम के लिए सॉल्व किया होगा। हालांकि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, तो फटाफट से मुझे बता दिया जाए भाई क्या है। ठीक है भाई, सॉल्व कर लें। चलिए मैंने कहा देखो अगर हम इसे सॉल्व करें, एम्पेरिकल फार्मूला क्या आ रहा है आप लोगों का, CH2Cl। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, भी चेक कर लेते हैं। देखो मुझे जो इंफॉर्मेशन दी है, अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन एंड 24.27% कार्बन एंड 76.65% क्लोरीन, इट्स मोलर मास इज 98.96। और उसने कहा व्हाट इज द एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, चेक करते हैं। मुझे कार्बन है, हाइड्रोजन है और साथ में क्लोरीन है, इनका परसेंटेज दे रखा है। तो मैंने कहा जो परसेंटेज है वही वेट हो जाएगा मेरे पास में। तो कार्बन का कार्बन इज 24.27%, तो कार्बन का मैंने कहा यही वेट हो जाएगा मेरे लिए। हाइड्रोजन का 4.07% मतलब वही वेट हो गया, और क्लोरीन का 71.65% वही वेट हो गया। हमारा अगला काम क्या होता है भाई, वेट से मोल कैलकुलेट करना। भाई बिना उसके तो बात बनेगी नहीं, ये कैलकुलेशन तो मोल में ही होनी है। तो मैंने कहा अगर मैं मोल कैलकुलेट करूं तो आप ही कह सकते हैं भाई इसका मोल कितना आ जाएगा। तो मैंने कहा मोल इज वेट अपॉन एटॉमिक वेट, तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, मैं उसे 2 मान ले रहा हूँ। ठीक है ना, जो भी 2 पॉइंट समथिंग आएगा, मुझे भी इससे इतना मतलब है नहीं। हाइड्रोजन का 4.07 अपॉन, ठीक है, 1 है, मैं अप्रोक्सीमेटली उसे 4 कंसिडर कर ले रहा हूँ।
ये 71.65 अपॉन 35.5, मैं इसे अप्रॉक्सीमेटली नो डाउट 2 ले लेता हूँ। तो मैं ये देख रहा हूँ कि भाई मेरे पास में अगर मैं यहाँ से एम्पेरिकल फार्मूला लिख दूँ तो मैं कह सकता हूँ भाई कार्बन का 2 मोल है, हाइड्रोजन का 4 मोल और क्लोरीन का 2 मोल है। लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि भाई सिंपलेस्ट रेशियो बताया जाता है, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा एम्पेरिकल फार्मूला क्या आ जाएगा, CH2Cl। ठीक, और आप लोगों ने यही बताया भी है, नो डाउट। अब बात आती है मोलर मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला की, कि भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो हमें मालूम, हम पहले एन कैलकुलेट करेंगे। एन क्या होता है, मोलर वेट। मोलर वेट आपको क्वेश्चन में दे रखा है, मैंने कहा वो कितना दिया, 98.96। मैंने कहा ये मोलर वेट मुझे दे रखा है अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला वेट, तो वो वेट तो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे कि भाई कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 2 हो गया और क्लोरीन का 35.5 है। मैंने कहा ये कितना आ जाएगा, 49.5। तो अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल कह सकते हैं भाई अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए क्या करेंगे भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए जो भी एम्पेरिकल फॉर्मूला है उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने कहा हमारे पास में जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, C2H4Cl2 आ जाएगा। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात तो है नहीं है, ठीक है ना। मैंने कहा आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, आप वहाँ से चाहो सॉल्व कर लो, जो भी है मतलब आप चाहो वैसा अपना कर सकते हो, मुझे कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं आपसे। ठीक है भाई, ये काम हम आराम से कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम आपको होगी। अगर ऐसे क्वेश्चंस अगर हमें मिलेंगे तो हम आराम से सॉल्व कर दिया करेंगे, क्यों। चलो एक निहायती आसान क्वेश्चन कराऊं मैं आपको। इसका आंसर ऐसे ही देख के टिक करना है, सॉल्व करके नहीं। बस ऐसे ही देख के आंसर टिक कर दो। डी, ठीक है। हाँ भाई, क्या सभी ने टिक कर पाए। देखो आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया है CH है, मोलर वेट दिया है 78 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है तो एन निकालेंगे। मोलर वेट 78 अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट 13, एन की वैल्यू 6 हो गई। तो मैंने कहा मोलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, C6H6 हो जाएगा। ये तो मैं ऐसे ही टिक कर सकता था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हो रही थी हमें, ठीक है ना। चलिए अगला एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ आपको, उसे सॉल्व करिए। और पढ़ाई कर रहे हो भाई आप लोग। क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा। Empirical formula of an organic gaseous compound containing carbon and hydrogen is CH2. The volume occupied by certain mass of this gas is exactly half of the volume occupied by the same mass of nitrogen gas under identical conditions. Then molecular formula of organic gas is. ठीक है, आप मुझे आराम से बता दोगे, आपको मालूम है मुझे क्या काम करना चाहिए। चलो मेरे साथ सॉल्व करते रहो, मैं भी कर ले रहा हूँ साथ साथ में आपके। तो मुझे एम्पेरिकल फार्मूला दे रखा है, एम्पेरिकल फार्मूला CH2 है और मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है। तो आप जानते हो भाई वही CH2 इंटू एन है। अगर ये n पता चल जाए तो कहानी आगे बढ़ जाएगी। इस n के लिए उसने एक इंफॉर्मेशन दी है, आपका आंसर डी आ रहा है, C4H8। अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है। उसने कहा दी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई द सर्टेन मास ऑफ दिस गैस, इस गैस का जो भी वॉल्यूम है that is exactly half of the volume occupied by the same mass of nitrogen gas।
तो मैंने कहा हम अगर दूसरा नाइट्रोजन गैस की बात कर रहे हैं तो उसका जो वॉल्यूम है उसका जस्ट हाफ है ये वाला वॉल्यूम, दोनों के मास सेम दे रखे हैं। अगर मान लो मैं आपसे कह दूंगा भाई नाइट्रोजन गैस मैंने 1 ग्राम लिया है तो ये वाला गैस भी मैंने 1 ग्राम लिया है, क्यों ना मैं 1 ग्राम नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लूँ। तो मैं एक बार अगर मोल कैलकुलेट करूंगा तो 1/28 आ जाएगा, और हम जानते हैं कि भाई मोल इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो मैं अगर यहाँ से वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस पता करूंगा तो कितना आ जाएगा, 22.4/28 लीटर। लेकिन उसने कहा कि जो गैस का वॉल्यूम है वो इसके एग्जैक्टली हाफ है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने जो भी वॉल्यूम कैलकुलेट किया उसका हाफ कर देता हूँ मैं। ये मेरे पास में क्या है, उस गैस का वॉल्यूम है। अच्छा, अगर उस गैस का वॉल्यूम मुझे मालूम है तो क्या मैं उस गैस का मोल कैलकुलेट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ भाई। मुझे मालूम है मोल इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर अपॉन 22.4। तो मैंने कहा अगर मैं इसे 22.4 से डिवाइड करूँगा तो मैं बिल्कुल कह पाऊंगा कि भाई ये कितना आ गया, 1/56। ये मोल आ गया उसका। मोल मैंने कहा 1/56 है, और मैं उसे लिख सकता हूँ वेट अपॉन मोलर वेट। मैंने उसका वेट 1 ग्राम ले रखा है, तो मुझे उस गैस का मोलर वेट पता चल गया यहाँ से अल्टीमेटली कि गैस का मोलर वेट कितना है, 56 ग्राम के बराबर है। अब अगर गैस का मोलर वेट मालूम है तो बाकी की कैलकुलेशन कर दी जाएगी। तो मैंने कहा अब अगर मैं देखूंगा तो मैं ये बात कह पाऊंगा कि भाई गैस के लिए एन अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो मोलर वेट 56 है अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला वेट जो कि 14 के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ भाई यहाँ से मेरे पास में एन की वैल्यू 4 आ जाएगी, और मैंने कहा अगर एन का वैल्यू 4 आ गया तो हम कह सकते हैं गैस का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C4H8 आ जाएगा। यही आपसे मुझे जानना था। तो देखो ये तो आप भी जानते हो कि भाई ज़रूरी नहीं होता है कि क्वेश्चन में आपको जो मतलब डायरेक्टली एन दे दिया जाए या डायरेक्टली मोलर वेट दे दिया जाए। आपने आज से पहले कई सारे क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व किए होंगे जहाँ डायरेक्टली मोलर वेट नहीं देता है, लेकिन उस मोलर वेट को कैलकुलेट करने की इंफॉर्मेशन ज़रूर देता है। ठीक है ना? तो उस इंफॉर्मेशन का बखूबी यूज़ करना आपका काम है। आप उस इंफॉर्मेशन का यूज़ कर लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात आपके सामने नहीं आएगी। चलो अगला एक क्वेश्चन बताओ फटाफट से मुझे। अ कंपाउंड हैज कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन in 3:1 atomic ratio. If the number of moles in 1 gram of the compound is 6.06 into 10 की power minus 3, then find the molecular formula of compound. हाँ भाई सॉल्व कर लें साथ में। मुझसे कहा गया कि जो भी कंपाउंड है उसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस रेशियो में है। तो मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला तो पता चल गया कि भाई कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 3 है और ऑक्सीजन 1 है। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल गया। मुझे चाहिए मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मैं जानता हूँ कि भाई बस कुल मिला के मुझे एन पता चल जाए तो आंसर पूरा हो जाएगा। और एन मुझे कहाँ से मिलेगा, मोलर वेट को एम्पेरिकल फार्मूला वेट से डिवाइड करने से। लेकिन मोलर वेट नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, सी आंसर थर्ड चेक कर लेते हैं अभी। तो मैंने कहा उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन दी है कि उसने कहा मोल्स इन 1 ग्राम ऑफ कंपाउंड इज दिस। तो भाई मोल दे रखा है और वेट दे रखा है तो मोलर वेट पता चल जाएगा। तो उसका मोल कितना है, 6.06 इंटू 10 की पावर माइनस 3। दिस इज इक्वल टू वेट 1 ग्राम है अपॉन मोलर वेट। तो मैंने कहा मैं अगर यहाँ से मोलर वेट कैलकुलेट करूँगा तो वो आ जाएगा 1/6.06 इंटू 10 की पावर माइनस 3। या मान लो सपोज करो मैं 10 की पावर माइनस 3 को ऊपर ले जाता हूँ तो 1000/6.06 ग्राम, ये उसका मोलर वेट आ गया। अब मैं एन कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो एन क्या होगा मेरे पास में भाई, एम्पेरिकल फॉर्मूला मोलर वेट कितना है, 1000/6.06 इंटू डिवाइडेड बाई एम्पेरिकल फार्मूला वेट।
एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट हम निकाल देंगे, 3 कार्बन है 36 हो गया, 3 मतलब ये 55 आ जाएगा। मैंने कहा अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप ये कह सकते हैं सॉल्व करने पे ये वैल्यू 3 आ जाएगी, जैसा कि आप लोग बता रहे हो। अगर ये 3 आ गया तो आप कह सकते हो भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C3H3O3 से मल्टीप्लाई करना था, तो मैंने कहा वो क्या आ जाएगा, C9H9O3 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हालांकि आसान है, क्वेश्चन वैसा ही है जैसा हमें सॉल्व करना चाहिए। बस मैंने कहा इस बार अगेन आप देखोगे कि मुझे डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं दी भाई उसने, मोलर वेट के लिए कोई और दे दी है, तो कोई नहीं, मुझे तो जैसी इन्फॉर्मेशन दी गई है मैं उसका यूज़ कर लेता हूँ बखूबी, और उसका यूज़ करके मैं बता देता हूँ भाई हमारे पास में क्या रहेगा। ठीक है, चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन नोट करो। It was found from the chemical analysis of a gas that it has 2 hydrogen atoms for each carbon atom at 0 degrees Celsius and 1 atm. If density is 1.25 gram per liter, then the formula of gas would be. अगेन वही काम करना है आपको, क्वेश्चन वही सिमिलर है कोई बदलाव नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, मैं सॉल्व कर देता हूँ, साथ साथ में सॉल्व कर लेते हैं। तो उसने कहा कि भाई हमारे पास में कि जो भी एनालिसिस है, इट हैज़ 2 हाइड्रोजन एटम्स फॉर ईच कार्बन एटम। इसका मतलब उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल गया कि भाई हर एक कार्बन एटम के लिए 2 हाइड्रोजन एटम है, तो मैंने कहा उसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या आ गया, मेरे पास में CH2 आ गया। भाई यहाँ तक तो मुझे पता चल गया कि भाई ऐसा होगा। अब मुझसे कहा गया कि भाई हमारे लिए, ठीक है ना, जो भी गैस है उसका डेंसिटी दे रखा है। आपको याद होगा हमने गैसियस स्टेट में डेंसिटी का एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, D=PM/RT। डेंसिटी मुझे दे रखी है 1.25 ग्राम पर लीटर, प्रेशर 1 atm दे रखा है, मोलर मास जो कि मैं नहीं जानता हूँ, आर का वैल्यू मुझे मालूम है आइडियल गैस इक्वेशन में 0.0821 लिया जाता है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, उसे केल्विन में रखूंगा तो 273 आ जाएगा। यहाँ से अल्टीमेटली मुझे मोलर वेट कैलकुलेट करना है, तो मैंने कहा अगर मैं यहाँ से मोलर वेट कैलकुलेट करूँ तो वो मेरे पास में कितना आ जाएगा, तो ये आएगा 1.25 इंटू 0.0821 इंटू 273, मतलब ये आपके पास में मोलर वेट 28 आ जाएगा। अब अगर मोलर वेट 28 आ गया तो एन क्या आ जाएगा, मोलर वेट अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला वेट जो कि 14 है, तो एन का वैल्यू 2 आ गया। तो मैंने कहा अगर एन का वैल्यू 2 आ गया तो मेरे पास में मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ जाएगा, तो आप ये कह सकते हैं भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H4, और वही तो मुझे बताना था कि भाई हमारे पास में मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो अगेन एक अलग टाइप की इंफॉर्मेशन दे दी, लेकिन क्वेश्चन फिर वही रह गया, स्टिल सेम रह गया, कोई ऐसा नहीं है कि अलग क्वेश्चन है कुछ भी है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। इसके 3-4 कैटेगरी क्वेश्चन और है, वो और मैं करा दूं, फिर अगला वाला क्वेश्चन बात करेंगे। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मोल इक्वेट करा के भी कर सकते थे। ये तो आसान है एकदम, AX/2। ठीक है, चेक कर लें। देखो मुझसे क्या कहा गया, द कंपाउंड कंटेन्स एलिमेंट X एंड Y in 1:4 mass ratio if the atomic masses of X and Y are in 1:2 ratio, then empirical formula of compound is। तो उसने कहा X का जो मास है वो कितना है, 1 ग्राम ले लें, और Y का 4 हो जाएगा। तो मैंने कहा अगर मैं मोल का रेशियो निकालूंगा तो ये 1/1 एटॉमिक वेट है, और ये 4/2, तो ये 2 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है X का 1 नंबर है, Y का 2 नंबर है, तो मैंने कहा उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, X/2 हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत आसान सी बात है एकदम।
अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, फटाफट से आंसर बताओ, बिना देरी के क्वेश्चन को सॉल्व करो। डी चेक कर ले, ठीक है, आप भी सॉल्व कर लो। उसने कहा कंपाउंड कंटेन्स इक्वल मासेस ऑफ एलिमेंट ए बी सी। ठीक है भाई, जब उसने इक्वल मासेस कह दिया तो तीनों का 1-1 ग्राम ले लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, सबके एटॉमिक वेट उसने दे रखे हैं, तो हम उसके मोल कैलकुलेट कर लें। ए का 1/20 आ जाएगा, बी का 1/40 और सी का 1/60 आ जाएगा। फिर मुझे तो इनका सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए होता है, तो मैंने कहा अगर मुझे सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए तो हम एक काम करते हैं भाई, सिंपल इसे जो है वो 12 मतलब 120 से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें। वो आपका मन है, आप किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। तो मैंने कहा अगर मैं इसे 120 से मल्टीप्लाई कर लूँ, मतलब एलसीएम लेके, तो मैं ये कह सकता हूँ भाई ये 6 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। तो उसके बेसिस पे हमारा एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, ए के 6 नंबर है, बी के 3 नंबर और सी के 2 नंबर है। तो हमने कह दिया भाई उसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, A6B3C2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आराम से बता दिया जाएगा। बोलो भाई। चलो अगला एक क्वेश्चन लिखा जाए। अ मेटल फॉर्म टू ऑक्साइड्स having 50% and 60% oxygen if formula of first oxide is XO2, then find formula of second oxide। ठीक है, क्वेश्चन आसान सा है। उसने कहा कि भाई कोई भी मेटल जो है वो दो टाइप के ऑक्साइड बनाता है, एक का फॉर्मूला जो है वो मतलब XO2 दे रखा है, दूसरे का पता करना है। और लेकिन उसने ये भी कहा कि भाई हमारे पास में जो ऑक्साइड है उनमें ऑक्सीजन का परसेंटेज दे रखा है कि पहले वाले ऑक्साइड में ऑक्सीजन 50% है और दूसरे वाले ऑक्साइड में ऑक्सीजन जो है वो 60% है। तो क्या होगा, ठीक है, हम चेक कर लेंगे, ऐसे कोई बात तो है नहीं है। पहले हम पहले वाले ऑक्साइड के लिए सॉल्व करेंगे। मैंने कहा पहला ऑक्साइड जो मुझे दे रखा है वो XO2 टाइप का दे रखा है। अच्छा, आप लोगों के आंसर भी आना स्टार्ट हो गए, कुछ लोगों का आंसर XO3 आ रहा है और कुछ लोगों का आंसर X3O4 आ रहा है। ठीक, चेक करते हैं। तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि भाई पहले वाले ऑक्सीजन में जो हमारे मतलब पहले वाले ऑक्साइड में मैंने कहा जो वेट ऑफ ऑक्सीजन है वो 50% है। तो मतलब वो जाहिर सी बात है 50 ग्राम हो जाएगा मेरे लिए कि भाई वो हमारे लिए 50 ग्राम के बराबर है। और इतना आप भी जानते हैं कि भाई हमारे पास जो मेटल है वो भी 50 ग्राम हो जाएगा। तो मैं एक काम करूँ, ऑक्सीजन का मोल कैलकुलेट कर लूँ। तो ऑक्सीजन का मोल कितना आ जाएगा, 50/16। और मेटल का मोल अगर कैलकुलेट करूँ तो ठीक है, 50 एटॉमिक वेट ए ले लेता हूँ। मैं अगर इस फॉर्मूले को देख के और ठीक है मेटल और ऑक्सीजन के मोल का अगर रेशियो चेक करूंगा तो मैं देख रहा हूँ कि उनके मेटल का 1 है और ऑक्सीजन का 2 मोल है। मैंने कहा वही मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लूँ, तो 50/A होल डिवाइडेड बाई 50/16 ये तो चला गया। तो मैंने कहा ये आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू बाई 16, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16/A। मतलब आपको ये पता चल गया कि भाई हमारे पास में जो भी एटॉमिक वेट है एलिमेंट का वो कितना है, 32 यूनिट है। अब अगर मैंने कहा मुझे ये पता चल गया तो मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत आएगी कि दूसरा ऑक्साइड जो भी है
उसने कहा कि भाई उसमें ऑक्सीजन जो है वो 60% है, मतलब ऑक्सीजन का 60 ग्राम हो गया, तो उस मेटल का जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा, 40 ग्राम हो जाएगा। भाई ये काम तो हमने अभी सॉल्व किया है, ऐसे परसेंटेज वाले क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर ऐसा है तो मैंने कहा हम मोल कैलकुलेट कर लें। तो ऑक्सीजन का मोल कितना आ जाएगा, 60/16, और मेटल का मोल कितना आ जाएगा ये। भाई मुझे अगर रेशियो इनका सिंपलेस्ट रेशियो ही तो चाहिए, अल्टीमेट मेरा एम यही था। तो मैंने कहा ये आ जाएगा 60×32/40×16, ये 2 टाइम्स चला जाएगा, ये 20×20 से 3 टाइम्स चला जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं भाई ऑक्सीजन और मेटल का लिया है ना मैंने, तो ऑक्सीजन का 3 मोल और मेटल का 1 मोल है। तो आप ये कह सकते हैं मेटल का 1 मोल और ऑक्सीजन का 3 मोल। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या आ जाएगा, XO3 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको मार्केट में अवेलेबल है, मिल जाएगा, कि जिसमें एक ऑक्साइड का फॉर्मूला दे देगा, वेट परसेंटेज दे देगा, और दूसरे के लिए हमसे कैलकुलेट करा लेगा। तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, हम आराम से कैलकुलेट कर देंगे और बता दिया करेंगे भाई हमारे लिए ये रहेगा। ठीक है, कर लोगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको सीट में दे रखा है इस टाइप का, आप सीट से सॉल्व करके देख लेना, उसमें आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखो एक, ऑन कंबशन ऑफ अ हाइड्रोकार्बन we get 3.08 gram CO2 and 0.72 gram H2O, then find empirical formula of hydrocarbon। ठीक, क्वेश्चन आप समझ गए। मैंने कहा कि भाई हमने कोई भी हाइड्रोकार्बन लिया, उसका कंबशन करा दिया, उसके कंबशन से हमें पता चला कि CO2 जो बना है वो 3.08 ग्राम बन रहा है, और मैंने कहा जो H2O बन रहा है वो 0.72 ग्राम बन रहा है। तो मुझे जानना है उस कंडीशन में कि भाई हमारे पास में एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, ये जानना चाहते हैं। ठीक है, एक आंसर आया मेरे पास में, एम्पेरिकल फार्मूला इज C7H8, C7H8। ठीक है, आप सभी को आंसर मिलना चाहिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बाद में जो एक्सरसाइज आपके टेक्स्ट एक्सरसाइज देते हैं उसका क्वेश्चन उसमें दे रखा है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है। देखो मुझे मालूम है कि भाई कोई भी हाइड्रोकार्बन से ही CXH टाइप का, मैं उसका अगर कंबशन कराऊंगा तो यहाँ से X मोल CO2 का मिलेगा और बाई 2 मोल H2O का मिलेगा। ठीक है, मैं उसे बैलेंस करके नोट किया है। तो उसने कहा कि भाई जो CO2 बन रहा है वो 3.08 ग्राम है, तो मैं अगर उसका मोल कैलकुलेट करूंगा तो 3.08/44, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 7/100 आ जाएगा। भाई हमारे मुताबिक एक्स मोल बनना चाहिए और बन कितना रहा है, 7/100। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि भाई एक्स का वैल्यू मुझे पता चल गया ये है। ऐसे ही मैं अगर पानी के मोल कैलकुलेट करूंगा तो उसने कहा कि भाई वो कितना है, 0.72 ग्राम है अपॉन 18। मैंने कहा अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4/100 आ जाएगा। भाई हमारे हिसाब से पानी के मोल बनने कितने चाहिए, बाई 2 बनने चाहिए, और बन कितना रहा है, 4/100 बन रहा है। इसका मतलब बाई की वैल्यू मुझे पता चल गई, कितनी आ गई, 8/100। अब अगर बाई का वैल्यू मालूम है, एक्स का वैल्यू मालूम है, तो मैं फॉर्मूला लिख दूंगा। भाई फॉर्मूला CXH है, तो एक्स का नंबर 7/100 है और बाई का नंबर 8/100 है। भाई मुझे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहिए होता है, तो मैं पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, और मैंने कहा अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या आएगा, C7H8 आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बता दिया जाएगा। क्यों भाई, ये काम तो कर लेंगे ना। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, empirical formula of a compound is CH2O if 0.0833
mole of compound contains 1 gram atom of hydrogen then find molecular formula of compound. ठीक है, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है ये। C6H12O6, ठीक है, चेक कर लेते हैं। इनका बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आप लोगों ने खूब देखा होगा आज से पहले, मार्केट में अच्छे तरीके से अवेलेबल है। उसका आगे भाई कोई भी कंपाउंड जिसका एम्पेरिकल फार्मूला दे रखा है हमें कि भाई एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो CH2O है, तो उसने कहा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको चेक करना और बताना है कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। ठीक है, आप लोगों के जो आंसर आ रहे हैं वो वही है, C6H12O6 आ रहे हैं। तो मैंने कहा अगर मैं इसके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करूं तो बस एक इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई जो भी हमारे पास में कंपाउंड है उसका 0.0833 मोल कितना है, 1 मोल हाइड्रोजन रखता है। भाई ग्राम एटम मतलब मोल ऑफ एटम। तो मैं ये बात ज़रूर कह पा रहा हूँ कि भाई हमारे पास में जो 0.0833 मोल है, ठीक है ना, कंपाउंड का, वो 0.0833 मोल ऑफ कंपाउंड कंटेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो क्यों ना मैं ये पता कर लूँ कि भाई 1 मोल अगर कंपाउंड का होता तो उसके लिए कहानी क्या होती। तो मैंने कहा 1 मोल कंपाउंड में कितना होगा, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 0.0833। और मैंने कहा अगर आप उसे सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपके लिए 12 के बराबर आ जाएगी। मतलब आप ये कह सकते हो कि भाई हमारे पास में जो भी कंपाउंड होगा उसका जो 1 मोल हम लेंगे उसमें 12 मोल हाइड्रोजन होंगे। मतलब इसका मतलब सिंपल है कि भाई जहाँ पर 2 हाइड्रोजन है उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 12 आएंगे। और 12 आएंगे कब, जब इस पूरे फॉर्मूले को 6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब मैं अगर इस फॉर्मूले को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं कह सकता हूँ कि भाई उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C6H12O6 हो जाएगा। ठीक है ना। और वैसे भी मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन तो काफ़ी फेमस टाइप के होते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चंस के मैंने कहा आंसर भी याद होंगे तो वो कोई ऐसी बात नहीं कि आपने पाप कर दिया, आपने गलत कर दिया। कि कुछ बहुत फेमस क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर हम चाहें तो डायरेक्टली मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए एक क्वेश्चन और नोट करते हैं। 0.858 ग्राम of a hydrocarbon on combustion form 2.63 gram CO2 and 1.28 gram H2O. Then find empirical formula of compound. ठीक है, क्वेश्चन आप समझ रहे हैं क्या है मेरा आपसे। क्वेश्चन मेरा बहुत सिंपल है। मैंने कहा कि भाई हमारे पास में कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो भी है, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंबशन पे हमें ये मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है मैं बता देता हूँ। भाई हमें तो अल्टीमेटली कार्बन और हाइड्रोजन के मोल ही तो चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले हम एक बार मोल ऑफ CO2 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैंने कहा अगर मैं मोल ऑफ CO2 निकालूंगा तो 2.63/44 आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो अगर मैं आपसे ये कहता है कि भाई CO2 का मोल इतना है तो बताओ कार्बन एटम का मोल कितना होगा। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं भाई जितना मोल CO2 का है उतना ही कार्बन एटम का होगा, क्योंकि 1 मोल CO2 में 1 मोल कार्बन होता है। तो मैंने कहा मोल ऑफ कार्बन एटम पता चल गया मुझे।
लाइकवाइज मैं यहाँ से मोल ऑफ H2O कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो वो कितना आ जाएगा 1.28 अपॉन 80, ये H2O का मोल आ गया। अगर मैंने कहा ये H2O का मोल है तो मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना आ जाएगा, तो आप भाई जाहिर सी बात है ये बात जानते हो कि भाई हाइड्रोजन एटम का जो मोल होगा वो इसका डबल हो जाएगा। तो मैंने कहा इसका जस्ट डबल कर दिया, भाई ये हाइड्रोजन एटम का मोल हो गया हमारे पास में, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई मुझे तो अल्टीमेटली जब एम्पेरिकल फॉर्मूला चाहिए तो मोल का रेशियो चाहिए, तो मैं कार्बन और हाइड्रोजन के मोल का रेशियो ले लेता हूँ, भाई मेरा तो काम यही है ना। तो ये आ जाएगा 2.63 अपॉन 44 होल डिवाइडेड बाई 1.28 इंटू 2 अपॉन 18। आप जानते हैं सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा, बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आ गया 2.63 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 1.28 इंटू 2। एक बार इसे सॉल्व करने की कोशिश की जाए। मैंने कहा इसे हम एक बार सॉल्व करके देखेंगे क्या आ रहा है मेरे पास में। तो ये 2.63 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 44, ठीक है ना, 1.28 डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू आएगी हमारे पास में 0.42, ठीक है ना, मतलब 42/100 आ जाएगी। इस वैल्यू को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास में ऑलमोस्ट कितना है 0.42 के बराबर आ जाएगा। अगर मैंने कहा इससे हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये वैल्यू 3/7 आ जाएगी। 3/7 की जो वैल्यू है 0.42 के बराबर है। तो आप ही कह सकते हैं भाई ये 3/7 आ गया। अब मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख सकता हूँ, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कार्बन का 3 नंबर और हाइड्रोजन का 7 नंबर है, इसीलिए एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा C3H7। ठीक है, ये आंसर है, यही हमें जानना था। हाँ भाई ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन का जो वेट है ना उसका कोई काम नहीं, हम डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे। मान लो हम अगर चाहें तो एक लंबे मेथड से जा सकते हैं जिसमें उसके वेट का यूज करें हम, ऐसी बात नहीं है उसके वेट का यूज नहीं कर सकते, हमारे पास मेथड है उसके वेट का यूज करने का भी। लेकिन वही है कि हम बेकार में अपने लिए क्यों परेशानी बढ़ाएं, जिंदगी को आसान बना के रखना है, जिंदगी को हम टफ क्यों बना दें बेकार में। तो हम डायरेक्टली मोल का अल्टीमेट रेशियो लेना है, तो वेट रेशियो में कट ही जाना है, कुछ फायदा मिलेगा नहीं उससे हमें, इसलिए हमने उसका यूज ही नहीं किया है। ठीक है ना, चलो भाई। तो मैंने एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको समझा दिया, उस पर बेस्ड मैंने कहा जो डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस मार्केट में अवेलेबल हैं वो क्वेश्चंस भी मैंने आपको करा दिए। आप किसी बुक को फॉलो करते हो उससे लगा लेना, आराम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी। एक बहुत छोटा सा टर्म है, अभी खत्म कर देते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो आप सभी जानते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सभी को मालूम है ना। मैंने कहा अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूं तो मैं ये बात जानता हूं कि भाई हमारे पास में जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, कोई भी केमिकल स्पीसीज ए है उसका मोल फ्रैक्शन में एक्स ए कंसिडर कर लेता हूँ।
तो मुझे मालूम है भाई ए का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है कि भाई जो भी ए का मोल है उसे टोटल मोल से डिवाइड कर देता हूँ। मतलब ये बात आप सभी जानते हैं कि भाई मुझे अगर किसी भी स्पीसीज का मोल फ्रैक्शन बताना है तो उसके लिए मैं उसके मोल को टोटल मोल से डिवाइड कर दूंगा, वही मेरे लिए क्या मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। बाकी कुछ बातें ऐसी जो आप सभी को मालूम है कि भाई अगर मेरे पास में मोल फ्रैक्शन है और मैं उनका सम करूं तो कितने भी मोल फ्रैक्शन क्यों ना हो, चाहे वो एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, कितने भी हो, हम सभी जानते हैं भाई सारे ही मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 आता है। प्लस आप ये भी जानते हैं भाई जो मोल फ्रैक्शन है इसकी कोई यूनिट तो नहीं हो सकती है, भाई दो मोल का रेशियो है तो यूनिट लेस हो जाएगा। और मैंने कहा बाकी रही बात टेम्परेचर डिपेंडेंसी की, तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि भाई ये हमारे लिए क्या होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है ना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई मोल तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए क्या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। तो मोल फ्रैक्शन में बस एक दो तीन बातें छोटी छोटी सी याद रखनी है। अगर ऐसा है तो क्वेश्चन बताओ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है मेरा कि मोल ऑफ ए बी सी एंड डी आर 1, 3, 5 and 7, then find mole fraction of B। अब देख लो आप, इससे आसान क्वेश्चन में आपको क्या कराऊं, ठीक है ना, क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया कि भाई मैंने ए बी सी डी के मोल दे रखे हैं और मुझे बी का मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो हम सभी जानते हैं भाई जिसका मोल फ्रैक्शन चाहिए उसके मोल को टोटल मोल से डिवाइड कर दिया गया था 3/16। ठीक है भाई, हाँ भाई ठीक है ना, तो ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो बी का मोल कितना है हमारे पास में 3 है, उससे हम टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे तो 1 + 3 + 5 + 7। तो आप ये कह सकते हैं भाई हमारे पास में कितना आ जाएगा, 3/16 आ जाएगा। ओके, बात खत्म हो गई, बहुत बढ़िया। चलो अगला एक आसान सा क्वेश्चन लिखो, इक्वल वेट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन अ वेसल, then find mole fraction of नाइट्रोजन। ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत आसान है। उसने कहा इक्वल वेट है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, और मुझे नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन बताना है कि नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो आप ऐसे ही देख के बता दोगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी कि आप नहीं बता पाओगे। भाई मुझे अगर मोल फ्रैक्शन चाहिए तो मोल कैलकुलेट करना है हर हालत में, ये बात तो मैं जानता ही हूँ। तो मैंने कहा मैं मोल ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट कर लूँ। भाई उसने जब इक्वल वेट कहा तो दोनों का वेट 1 ग्राम ले लिया जाए, ठीक है ना, 2/5 देख लेते हैं अभी। तो नाइट्रोजन का मैंने कहा हमारे पास में कितना आ जाएगा, 1/28 आ जाएगा। सिमिलरली मैं ऑक्सीजन का मोल कैलकुलेट कर लूँ तो 1/32 आ जाएगा। फिर मुझे जब दोनों के मोल मालूम पड़ गए तो अब मोल फ्रैक्शन में बचा क्या, भाई मुझे मालूम है मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन अगर मैं लिखूंगा तो मोल ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल मोल, ठीक है ना, यही काम तो करूंगा। तो मुझे मालूम है भाई नाइट्रोजन का मोल कितना है, 1/28 है। टोटल मोल के लिए मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, 1/28 + 1/32। हम इसे बस एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। अब तो अलग अलग आंसर बता रहे हो भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो, ये नाराजगी खुद से या मुझसे है अलग अलग आंसर बताने वाली। ये तो कैलकुलेशन का आंसर तो एक ही आएगा ना, ठीक है ना। अगर आप हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 60/28 × 32। तो आप भी कह सकते हैं भाई अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो कैंसिल ही हो जाएगा, 32 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन इट इज 32/16। या आप 4 से उसे डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 8/15, ये आंसर आएगा, ठीक है ना। आप बेशक 8/15 को सॉल्व करके कुछ और लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे आपसे।
ठीक है, चलो अगला आसान सा क्वेश्चन लिखो। इफ रेशियो बाय वॉल्यूम of nitrogen and oxygen in a mixture is 1:2, then find mole fraction of nitrogen। सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली आंसर बताना है। 1/3। ठीक है, बिल्कुल सही हो आप लोग। याद करो, हमने पढ़ा था कि जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वही मोल का रेशियो होता है। इसका मतलब सिंपल हो गया कि भाई मोल ऑफ नाइट्रोजन और मोल ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:2 है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन क्या आ जाएगा, मोल ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल मोल। तो मैं कह सकता हूँ भाई कितना हो गया, 1/3। ठीक है ना, कोई ऐसी दिक्कत होगी नहीं, हमें आराम से बता देंगे। चलो अगला क्वेश्चन लिख लिया जाए एक और। मोल ऑफ A1, A2, A3 and so on up to AN are 1, 2, 3 up to N, then find mole fraction of A1 and AN। ठीक, जैसे पहले हमें 2 या 3 स्पीसीज दे रहे थे, इस बार उसने N स्पीसीज दे दिया हमें। ठीक है ना, और N स्पीसीज दे के पूछा कि भाई अब बताओ क्या होगा। तो कोई बात नहीं, अब भी बता देंगे हम, ऐसी कौन सी बात है। A1 का 2/N×N+1। ठीक है ना, बिल्कुल। देखो आपको मालूम है हमें क्या काम करना है। जैसे मुझसे कहा गया मोल फ्रैक्शन ऑफ A1 बताओ, तो भाई हम सभी जानते हैं कि अगर मुझे A1 का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो जो भी A का मोल है उसे टोटल मोल से डिवाइड कर दूं। A1 का मोल कितना है, 1 है। और अगर मुझे टोटल मोल की बात करनी है तो मैं सारे मोल को ऐड कर दूंगा, ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो मैंने कहा ये आ जाएगा 1/1 + 2 + 3 + 4 प्लस एंड सो ऑन। तो भाई ये तो n नेचुरल नंबर का सम है, और n नेचुरल नंबर का सम बचपन से हम लोगों को पढ़ाया गया था कि n×n+1/2 होता है। ज़्यादा है तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/n×n+1। ये तो मुझे भाई A1 का मोल फ्रैक्शन मिल गया। उसने कहा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ AN बताओ, तो ठीक है भाई AN का मोल कितना है, n है। उसे अगेन हम टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे। तो मैंने कहा अगर मैं उसे टोटल मोल से डिवाइड करूंगा तो आप जानते हैं भैया आ जाएगा n अपॉन, और ये n नेचुरल नंबर का सम है, इसलिए n×n+1/2। ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैन से n, तो ये आ जाएगा 2/n+1 आ जाएगा। ठीक है ना, मान लो किसी और का पूछेगा तो हम बता देंगे, ऐसी कोई बात तो नहीं है कि हम नहीं बता पाएंगे, हम आराम से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है। अच्छा, आप में से जो नए लोग हैं ना वो ये ना सोचें कि मैं आपको इम्प्रेस करने के लिए ज़्यादा क्वेश्चंस करा रहा हूँ। मैं हमेशा से ही ज़्यादा क्वेश्चन कराता आया हूँ। ठीक है ना, ये नए लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है। तो ये मतलब मेरा अपना क्राइटेरिया है कि मैं हमेशा ज़्यादा क्वेश्चन कराता हूँ। जो पुराने बच्चे हैं वो सब इस बात को बढ़िया तरीके से जानते हैं, नए वालों को नहीं मालूम है। अगला क्वेश्चन लिखें फिर इस बात पे। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन in a mixture of nitrogen and oxygen is 0.6, then find percent weight of nitrogen
इन मिक्सचर। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए मेरा क्या है। मैंने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक मिक्सचर ले रखा है, उसमें नाइट्रोजन का वेट परसेंटेज आपको दे रखा है, नो सॉरी मोल फ्रैक्शन दे रखा है, और नाइट्रोजन का वेट परसेंटेज मुझे आपसे कैलकुलेट कराना है। देखो, तो आप एक बात ज़रूर कह सकते हो कि आपके मतलब आपके पे डिपेंडेंट है, आप चाहो तो टोटल मोल को 1 लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। तो मैंने कहा कि अगर मान लो मुझसे कहा गया कि भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन जो 0.6 है, तो नो डाउट जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन होगा वो 0.4 होगा। तो भाई दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम तो 1 ही होना था। अब मैंने कहा कि भाई जो भी मेरे पास में, मैं अगर एक बात इसको अलग से थोड़ा लिख लूँ, तो मैं कहता भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, तो मोल ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल मोल, तो मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल ऑफ ऑक्सीजन। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, तो मैंने कहा मैं लिख सकता था मोल ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल मोल, तो वही मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल ऑफ ऑक्सीजन। भाई ये बात मैं बढ़िया तरीके से जानता हूँ कि भाई मैं एक बार दोनों को डिवाइड करके देख लूँ, तो ये टोटल मोल तो कट ही जाना है। तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज इक्वल टू मोल ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल ऑफ ऑक्सीजन। मतलब हम यहाँ से एक रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं। और कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि जो रेशियो मोल फ्रैक्शन का होता है वही रेशियो हमेशा मोल का होता है। ठीक है ना। तो इस बात को हम नोट भी कर लेते हैं, मतलब अगर इन फ्यूचर हमें कभी ज़रूरत पड़ेगी, और ज़रूरत तो पड़ेगी, ये बात तय है। तो मैंने कहा ये बात भी हम याद रखेंगे कि रेशियो ऑफ मोल जो होता है वही मेरे पास में क्या होता है, रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन होता है। ये मैंने कहा सेम होते हैं, जो मोल का रेशियो वही मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है। तो मैं ये बात ज़रूर कह सकता हूँ कि भाई मेरे पास में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो इनका जो मोल का रेशियो है वही जो इनके मोल फ्रैक्शन का रेशियो होगा। तो मोल ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो मैंने कहा ये 0.6 अपॉन 0.4 है, या हम उसे सॉल्व करेंगे 3/2। तो यहाँ से हम ये कह पाएंगे कि भाई हम अगर सिंपल कंक्लूड करें कि नाइट्रोजन का मोल क्या है, तो हम कह देंगे 3 है, और हमसे कहा जाए भाई ऑक्सीजन का मोल क्या है, तो हमने कह दिया 2 है। भाई इतना कंक्लूजन निकल गया। अगर नाइट्रोजन का मोल 3 है तो उसका वेट पता कर लूँ मैं, बिल्कुल पता कर लूँगा, 3 इंटू इट्स मोलर वेट। ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो मैंने कहा ये आ जाएगा। लाइकवाइज ऑक्सीजन के लिए अगर मैं चेक करूँगा, तो मैंने कहा ऑक्सीजन का भी वेट पता कर लूँगा, 2 मोल है और हमारे पास में एक का 32 है। तो मैंने कहा ऑक्सीजन 64 ग्राम आ गया मेरे पास में, और हम ये कह सकते हैं भाई हमारे पास में नाइट्रोजन 84 ग्राम आ गया। अब मुझे दोनों का वेट मालूम है, तो मैं परसेंट वेट बता सकता हूँ। तो मैंने कहा जो परसेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन है वो क्या आ जाएगा, तो जो भी नाइट्रोजन का वेट है उसे टोटल वेट से डिवाइड कर दो। ठीक है ना, और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। बस इसे सॉल्व कर लेते हैं, और आप लोग वैसे सॉल्व करके मुझे बता रहे हो कि आंसर 56.7 बता रहे हो आप लोग। ठीक है ना, एक बार मैं अपनी तरफ से भी चेक कर लेता हूँ। 148, हाँ भाई बिल्कुल सही हो आप लोग। जो इसका आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 56.7% बाई वेट हो जाएगा। हाँ, ऑक्सीजन का पता करना होगा तो इसका 100 में से माइनस कर देंगे, तो मैंने कहा वो ऑक्सीजन का हो जाएगा। ठीक है भाई। तो मोल फ्रैक्शन में मैंने कहा मुझे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं मार्केट में, कोई ऐसा